हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी जानते हो, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स के कुछ एमसीक्यू सीरीज ऑन ए डेली बेसिस हम यहाँ पर लेके आते हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट नंबर 1 विच इज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसमें एक टॉपिक मैंने चूज किया है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जैसी हमारी प्रैक्टिस है वी विल डू 20 क्वेश्चंस और कोशिश रहेगी हमारी पहले की तरह कि अगर हम आपको एक 20 क्वेश्चंस की सीरीज करवा रहे हैं एक चैप्टर को लेकर, तो वो चैप्टर अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये 20 क्वेश्चंस के द्वारा आप एक पूरे चैप्टर को रिकॉल कर सकते हो अगर आप सिंसियरली उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। जैसा मैंने कहा, टॉपिक नेम इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, यूनिट नंबर 1 में से लिया गया है ये। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हम बेसिक से शुरू करेंगे और एंड तक चलेंगे और कोशिश रहेगी इसके सारे एस्पेक्ट्स जो एग्जाम ओरिएंटेड है हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट सिंपली मीनिंग से शुरू करते हैं। ये पूछा है आपसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, रिसीट एंड पेमेंट ऑफ ऑल द बैंक्स। नो, बैंक का इसमें कोई कंसर्न नहीं है। सिर्फ एक सेकंड ऑप्शन में स्टेट बैंक का नाम दे रखा है, अगेन नो, ये अच्छा ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। थर्ड, द बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय ए कंट्री, दिस इज द राइट आंसर। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, एक कंट्री का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जो एक्सचेंज में डील हो रहा है। मान लीजिए हम इंडिया की बात करें, इंडिया एज ए कंट्री कितना फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करती है और कितना हम थ्रू इंपोर्ट बाहर पे कर रहे हैं करेंसी। तो यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक डबल एंट्री सिस्टम की तरह हम अकाउंट बनाएंगे जिसके अंदर हम एक पूरी कंट्री के बेसिस पे खाता बनाते हैं ये देखने के लिए कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के नाम पर कितना रिसीप्ट्स और कितना पेमेंट आता है। एज वी नो, सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, डेबिट क्रेडिट आपको पता होगा कि हम यहाँ पर जो टिपिकल हमारा टी शेप अकाउंट होता था, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है साहब। ऑल्दो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्रेडिट होगा ऑन द लेफ्ट साइड और डेबिट होता है ऑन द राइट साइड। डेबिट का मतलब होगा यहां पर सभी तरह के आउटफ्लोज और क्रेडिट का मतलब होगा यहां पर सभी तरह के इनफ्लोज। ड्यूरिंग द ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरेट कर रही है फंड्स और कितना आउटफ्लो हो रहा है। मान लीजिए हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें पे करना पड़ता है और एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा मिलता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डबल एंट्री सिस्टम को फुलफिल करता है। डिफरेंस इज कि यहां पर लेफ्ट साइड में क्रेडिट आ रहा है और राइट साइड में क्या आता है, डेबिट। क्लियर? तो ये इसका आंसर आया थर्ड। मीनिंग के बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि साहब बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता क्या है। किसी भी कंट्री का अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, ऑप्शन देखें आप। एक वर्ड आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, देन कैपिटल रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स एंड देन है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल रिसीव्ड पेमेंट, ये दोनों बातों को ऐड किया जाएगा इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से। तो राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा हमारा, डी, क्योंकि डी में क्या लिखा हुआ है, बोथ ए एंड बी, यानी जो आंसर नहीं है हमारा वो नहीं है सी। तो अब होता कैसा है इसकी भी हम डिटेल पढ़े। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो हम सब बनाते हैं सबसे पहले करंट अकाउंट, ठीक है जी। सेकंड आपका आएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को भी हम फाइनेंशियल अकाउंट ही बोल सकते हैं। कैपिटल अकाउंट का अल्टरनेटिव नेम फाइनेंशियल अकाउंट है, वन एंड सेम थिंग। एंड द थर्ड वन हम बात करेंगे एरर्स एंड ओमिशंस की, जिसको हम एक और नाम देंगे, दैट इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। वो भी लेटर ऑन आपको बताऊंगा मैं। तो यहां होता क्या है, एक नटशेल के अंदर करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है, करंट अकाउंट डील करता है उन सभी आइटम्स के अंदर जहां हम एक साल के अंदर
कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप किस चीज के अंदर डील कर सकते हो? आप डील कर सकते हो किसी प्रोडक्ट्स के अंदर यानी कि गुड्स के अंदर, आप डील कर सकते हो सर्विसेज के अंदर, दोनों इसका पार्ट है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट इनकम, कोई भी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर जो इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं लेना, सिर्फ क्या लेना है, इन्वेस्टमेंट की इनकम। जैसे मान लीजिए हमने किसी फॉरेन कंट्री में, मान लीजिए मैंने यूएसए स्टॉक चेंज में कुछ शेयर परचेज कर लिए, तो मुझे उसका डिविडेंड मिल रहा है, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट इनकम है। अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडिया में पैसा लगा दिया किसी कंपनी के डिवेंचर में और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके लिए क्या वो इन्वेस्टमेंट इनकम है, हमारे लिए खर्चा है। एंड द लास्ट वन, यूनिलेटरल पेमेंट्स। एज इट्स नेम, यूनिलेटरल में क्या होता है, वन साइडेड। तो चारों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, करंट अकाउंट का बैलेंस। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में 4 आइटम आती हैं। आप गुड्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप सर्विस में कर रहे हो। गुड्स को हम बोलते हैं विजिबल एंड इनविजिबल हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर, ठीक है। कोई बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, बीपीओज है, कॉल सेंटर इसको हम कह सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है या यूनिलेटर। यूनिलेटर होता है वन साइडेड। सपोज हमें किसी ने बर्थडे गिफ्ट दे दिया तो मेरे पास डॉलर के रूप में कुछ पैसा आ गया, तो यूनिलेटर है वो। तो ये सब करंट अकाउंट। जहां बात आती है एसेट्स की और लायबिलिटीज की, वहां पर आता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। एसेट्स का मतलब एज वी नो लॉन्ग रन के लिए, आप कोई मशीनरी परचेज कर रहे हो, आप कोई बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, लॉन्ग रन के लिए अगर आपने कोई गोल्ड परचेज कर लिया, तो जहां पर इन्वेस्टमेंट की बात आ गई वहां पर आता है कैपिटल अकाउंट। और थर्ड, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को मैच करने की बात करते हैं और पता लगा इन दोनों से मैच नहीं हो रहा, कुछ डिफरेंस है, वो क्या हो सकते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वो हम डालते हैं किसमें, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी में, जिसको बोलते हैं एरर्स एंड ओमिशन। तो तीनों को मिला दें तो हमारा क्या बनता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहां खैर ऑप्शन दिए गए थे तो मैंने उस हिसाब से आपको आंसर बताया डी। इसकी हम और अभी बात करेंगे। नाउ कम टू द थर्ड वन। एक टर्म आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं बोल रहा मैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉड टर्म है, उसकी एक नैरो टर्म है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसका मीनिंग क्या होता है कि साहब आपके कितने एक्सपोर्ट है, उसमें से माइनस कर देंगे इंपोर्ट। एक साल के अंदर कितने आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, माइनस कर देंगे कितना आपने इंपोर्ट किया फॉर द कंट्री, तो डिफरेंस जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बाकी ऑप्शन की बात करें, ये भी बैलेंस ऑफ ट्रेड है। यहां पर क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड है साहब, ये सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड है। रीजन बीइंग एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। यहां एक्सपोर्ट्स आर लेसर देन इंपोर्ट्स, तो ये डेफिशिट बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है। बट हमसे क्या पूछा गया था, सिंपली इसका मीनिंग बताएं, तो मीनिंग होता है द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, किसका एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, गुड्स, फिजिकल प्रोडक्ट्स का, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई होप बाय नेम आप समझ जाओगे। अभी हम बात कर रहे थे दिस इज विजिबल गुड्स, ठीक है ना, विजिबिलिटी है जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। अगर सर्विस सेक्टर की बात होती, यहां पर गुड्स की जगह सर्विस होता, तो आंसर क्या होता मेरा, इनविजिबल, ठीक है। इनका कोई सेंस नहीं है, ये वैसे ही आपको दिए गए हैं। चलिए फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें आप। इन कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहां बात सिर्फ करंट अकाउंट की नहीं कर रहा, बात सिर्फ कैपिटल अकाउंट की नहीं कर रहा, ओवरऑल जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालेंगे इन टोटो, तो उसमें क्या क्या आएगा देखें आप। ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट ऑप्शन देखें आप, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट प्लस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। बाकी देखें आप, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट नो, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो प्लस आउटफ्लो नो। तो आई होप जो अभी हमने ऊपर इसका मीनिंग पढ़ा था, मैंने कहा था बीओपी इज ए टोटल ऑफ 3 थिंग्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा ओवरऑल बीओपी कंट्री का निकल आएगा। क्लियर है जी। अभी तक हम सिर्फ मीनिंग पे चल रहे थे। अब हम धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस एडवांस वर्जन के जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हैं उनको भी टच करेंगे।
तो देखें आप, द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ ए कंट्री इंक्लूड्स, अगर एक कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करें तो उसमें क्या क्या आ सकता है। आप देखें ऑप्शंस, ऑफिशियल ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल सर आ सकता है। स्मगलिंग ट्रांजैक्शन यानी कि इलीगल ट्रांजैक्शंस ये नहीं आती। लोन्स एंड फाइनेंशियल एड, अगर आपको फॉरेन कंट्री से लोन मिला या आपने किसी को दिया, तो अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की तो यहां पर राइट आंसर डी आएगा, क्योंकि डी के अंदर दोनों ले रखा है, ए भी ले रखा है साहब, सी भी ले रखा है। तो राइट आंसर विल बी द बोथ ए एंड सी। क्लियर? ओके, 7th के क्वेश्चन में देखें आप, बहुत सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अब तक हम बात कर रहे थे करंट अकाउंट की, मैंने कहा था विजिबल गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड यूनिलेटरल इनकम्स। अब आता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, आप ऑप्शन को एनालाइज करें। प्राइवेट कैपिटल, बिल्कुल सी। एक बहुत बड़ी गलत फहमी कुछ बचे होती है कि हम यहाँ पर गवर्नमेंट अकाउंट्स की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेटली भी आता है, यानी कि अगर इंडिविजुअली मुझे किसी से कुछ पैसा मिल रहा है फॉरेन करेंसी में, या मैं फॉरेन करेंसी में पे कर रहा हूं, तो फॉरेन एक्सचेंज में यूज कर रहा हूं, चाहे वो प्राइवेट है, बट इट विल बी ए पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट के अंदर प्राइवेट कैपिटल भी आएगा, बैंकिंग भी आएगा, एफडीआई भी आएगा। तो राइट आंसर विल बी द ऑल ऑफ द अबव, सभी को लिया जाएगा। अब एफडीआई को थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊं, दिस इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एक साहब इसमें और हम ऐड करते हैं, यानी इसी के अंदर हम ले सकते हैं, वैसे तो वो चीज अलग है इसलिए बताना चाह रहा हूं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डिफरेंसेस, अगर किसी फॉरेनर ने, यानी कि मान लो कोई यूएसए का रेजिडेंट है, उसने इंडिया में कुछ पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, स्टेक परचेज किया, जैसे रिसेंटली हमने सुनते हैं चाइना ने एचडीएफसी में अप्रोक्सीमेटली 1.5% कुछ शेयर परचेज किए एफडीआई, यानी उसका एचडीएफसी के चलने ना चलने से उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर फर्क पड़ेगा, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी अगर मार्केट डाउन आएगी तो। बट कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न कमाने के लिए, उनको किसी कंपनी के चलने या नहीं चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर एफडीआई भी आता है, पोर्टफोलियो भी आएगा, बैंकिंग भी आएगा, प्राइवेट भी आएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी। ओके, कम टू द नेक्स्ट, सी। आपको स्टेटमेंट दे रखी हैं दो, आपको ये देखना है कौन सी राइट है या रॉन्ग है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़े आप ध्यान से। कहता साहब, ए डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। बेसिकली ये मीनिंग है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कि एक दिए गए साल में आपकी कंट्री में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपकी कितनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती हैं। इकोनॉमिक मतलब जहां मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू द गुड्स, सर्विसेज और इनकम आर क्लासिफाइड एज ए कैपिटल अकाउंट। नो, कैपिटल अकाउंट नहीं होता, ये होता है साहब मेरा करंट अकाउंट। सभी तरह की गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड यूनिलेटरल, चारों किसमें आती हैं, करंट अकाउंट में। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर आएगा डी। कोई भी ऑप्शन, कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ना 1 ना 2। 1 में इसने बैलेंस ऑफ ट्रेड बताया, राइट आंसर वाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सेकंड में इसने आंसर बताया कैपिटल अकाउंट, होना क्या चाहिए था, करंट अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अगेन 2 स्टेटमेंट्स आर देयर, पढ़ते हैं इसको, करेक्ट या इनकरेक्ट आपको बतानी है। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़े आप। फर्स्ट में क्या कह रहा है साहब, कि कैपिटल अकाउंट जो हमारा होता है इसमें क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन ओनली। नो, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन नहीं, इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शंस, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, इसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। अब मान लीजिए किसी ने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया, जरूर नहीं है कि वो 10 साल के लिए करेगा, वो 6 महीने के लिए भी कर सकता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कहना गलत है, इसमें शॉर्ट टर्म भी आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है।
कम टू द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड में क्या कहा गया है, द करंट अकाउंट इंक्लूड्स। करंट अकाउंट में क्या आता है साहब, फर्स्ट आइटम विजिबल, सेकंड आइटम इनविजिबल, थर्ड आइटम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, फोर्थ आइटम इन्वेस्टमेंट इनकम। बिल्कुल ठीक है साहब, करंट अकाउंट में चार ही बातें आती हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है। तो आप देखें ऑप्शन की बात करते हैं, स्टेटमेंट 1, दिस वन, राइट आंसर विल बी द डी। डी में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट while 2 is correct. I hope you got my point. Fine. Next, 10th. Again, assertion and reasoning. बहुत कॉमन क्वेश्चंस हमारे यूजीसी नेट में आते हैं जिससे आपको बहुत डर लगता है, तो उसी का एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया। असर्शन में क्या कहा गया साहब, द फॉल इन द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। अगर आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड में कमी आ जाए या हमारे इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर में कमी आ जाए तो इससे क्या होगा, आपके जो इंपोर्ट है ये कम हो जाएंगे और उससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन सॉल्विंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रोसीजर प्रॉब्लम्स। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर अगर इसको अकेले को मैं देखता हूँ कि अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को, जो समस्या है जो हमारे देश में बहुत सालों से है कि हमारा डेफिसिट बढ़ जाता है, तो उसको सॉर्ट आउट करने का एक तरीका ये बता रहा है कि साहब एक इसका सुझाव है कि अगर हम इंपोर्ट को कर्ब कर दें। इंपोर्ट कर्ब कब होगा, जब आपका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जब आपकी डिमांड कम हो जाएगी। तो कहता है ऐसा करके क्या हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन क्या दिया इसने, रीजन कहता है द इंपॉर्टेंट वे टू रिड्यूस द इंपोर्ट। इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने का एक इंपॉर्टेंट रास्ता, एंड देयर बाय अगर इंपोर्ट कम होंगे तो क्या होगा, डेफिसिट कम होगा इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या हम कुछ मॉनेटरी और कुछ फिस्कल पॉलिसी के मेजरमेंट्स कर सकते हैं क्या, जिससे क्या होगा, एम क्या होगा उनका, पर्पस क्या होगा, रिड्यूसिंग द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक है साहब। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप उसकी प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हो तो उसमें जो डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है उसकी वजह क्या होती है कि सब आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है। तो अगर हम इंपोर्ट को कम कर दें तो हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहां पर दोनों चीजें बिल्कुल ठीक दी गई हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर सपोर्ट्स ए। आर जो है रीजन जो दिया गया था वो पूरी तरह से पहले वाली बात को सपोर्ट करता है। चलिए साहब, कम टू द नेक्स्ट वन, 11th क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल है ये, बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम फेवरेबली बना सकते हैं क्या, कैसे बना सकते हैं। ऑप्शंस देखें आप। कहता साहब एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दें। बिल्कुल ठीक है, अभी मैं आपसे क्या कह रहा था, इंपोर्ट्स को कम कर दें और एक्सपोर्ट को बढ़ा दें, ठीक है, फायदा होगा। दूसरा ऑप्शन ये गड़बड़ कर रहा है, ये कह रहा है इंपोर्ट्स को बढ़ा दो। ना, इंपोर्ट्स को कम करना चाहिए ना कि बढ़ाना चाहिए। तो यानी कि फर्स्ट ठीक लग रहा है मुझे। थर्ड वन मोर मेजरमेंट, एक और बैलेंस ऑफ पेमेंट को रोकने का बहुत अच्छा उपाय गवर्नमेंट्स के हाथ में होता है, दैट इज डीवैल्यूएशन। रादर मुझे अच्छा नहीं कहना चाहिए इसको। डीवैल्यूएशन मनी में क्या होता है कि आप अपनी कंट्री की करेंसी का वैल्यू को अगेंस्ट द डॉलर या पॉन्ड्स कम कर लेते हो, ठीक है जी, डीवैल्यूएशन होना। तो ये मेजरमेंट इंडिया में भी किया गया है। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो 1947 के बाद यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस हम डीवैल्यूएशन करेंसी का 3 टाइम्स कर चुके हैं। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, नथिंग एल्स। सिंपली मेजरमेंट होता है डीवैल्यूएशन, पर इंडियन हिस्ट्री में कितनी बार हुआ मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। 3 बार हो चुका है ऐसा। 1947 की अगर मैं बात करूं, एट दैट टाइम जो हमारी इंडियन करेंसीज को हम रुपया बोलते हैं, दैट वाज जस्ट इक्वल टू द डॉलर, यानी 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर में था। 1 रुपी इक्वल्स टू 1 डॉलर, वो अलग बात है। आज हमें 76 रुपीज देने पड़ते हैं तब 1 डॉलर मिलता है हमें। इतना ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया रुपी। बट इंटेंशनली गवर्नमेंट ने भी इसको डीवैल्यूएशन किया। पहली बार कब किया, 1966 के आसपास, जब इंडिया की चाइना और पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो हमारे देश की हालात बहुत ख़राब थे, ठीक है। उस टाइम बहुत सा मतलब हमें प्रोडक्शन चाहिए था, और ताकि हम अपनी जो प्रोडक्शन में कमी आई थी हमारे देश में युद्ध की वजह से, फाइनेंशियल रिसोर्स कम पड़ गए थे, तो हमने रुपी को डेप्रिशिएट किया था इंटेंशनली। उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, एट दैट टाइम
ठीक है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स का विश्वास टूट गया था इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा एफडीआई का आउटफ्लो हुआ, तब भी हमें इसको डीवैल्यूएशन करना पड़ा। और उसके बाद एक हम बात करते हैं सबसे कॉमन दौर हमारा लिबरलाइजेशन, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया 91 के टाइम। एट दैट टाइम भी हमें, और ये अच्छा खासा फॉल हुआ, कभी 30%, कभी 35%, तो कुल मिलाकर जो ₹1 $1 के बराबर था वो आज हमें $1 लेने के लिए अप्रोक्सीमेटली 76 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो ये हो गया डीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन इज अनदर वे टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो राइट आंसर विल बी द सी। अंडर दिस ऑप्शन मैं बात करूं राइट आंसर की, राइट आंसर रहेगा डी, क्योंकि डी के अंदर हम बात कर रहे हैं दो चीजों की, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ा दें और मनी को डीवैल्यूएशन कर दें। आई होप क्लियर है आपको। चलिए 12th क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following can be included in the current account? बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा हम पढ़ चुके हैं, देखें ऑप्शन। 5 ऑप्शंस आर देयर। फर्स्ट कह रहा है साहब परचेज ऑफ द गुड्स, बिल्कुल आएगा जी, विजिबल कैटेगरी में आता है। परचेज ऑफ द सर्विसेज, सेल ऑफ द सर्विस, यही सेल हो या परचेज हो, यानी कि इनविजिबल भी आता है। विजिबल में गुड्स आ गया, इनविजिबल में क्या आ गया, सर्विसेज। वर्कर्स रेमिटेंस फ्रॉम द अब्रॉड, बिल्कुल यूनिलेटरल ट्रांसफर कि इंडियंस बहुत सारे विदेश में रहते हैं जो वहाँ कमाते हैं, इंडिया में रेमिट करते हैं डॉलर के फॉर्म में, तो वो भी यूनिलेटरल ट्रांसफर है, यानी ये आएगा। सेल ऑफ कॉपीराइट, ये नहीं आएगा क्योंकि कॉपीराइट एक हमारी एसेट है इंटेंजिबल, पढ़ते हैं ना हम, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट्स है, तो ये कैपिटल अकाउंट में आता है, करंट में नहीं आता। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कैपिटल, अगेन ये दोनों ही कैपिटल के अंदर आते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था करंट अकाउंट का, तो राइट आंसर विल बी द बी। बी में क्या कहा गया था, 1, 2 एंड 3, यानी विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, तीनों के तीनों किसका पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13th। 4 ऑप्शंस आर देयर, 2 लिस्ट बन रखी हैं, आपको मैच करना है। ध्यान से देखें, आप जितना हम अब तक पढ़ चुके हैं आप बड़े ही इजीली इसको मैच कर सकते हो। 1 बाय 1 हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं करंट अकाउंट की। ऑप्शन देखें, ऑफिशियल कैपिटल, रिजर्व फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, रिपेरेशंस के बाद आता है रिपेरेशन इज कंपनसेशन बेसिकली, एंड विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। तो मैं ये कह सकता हूं जो ए ऑप्शन है मेरा करंट अकाउंट, वो मेरा जा रहा है ऑप्शन 4 के साथ, जिसका नाम है विजिबल एक्सपोर्ट्स। सिर्फ एक ऑप्शन मैंने बात की है, करंट अकाउंट किस में डील करता है, विजिबल एक्सपोर्ट्स के साथ। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो मैं इसको अटैच करूंगा ऑफिशियल कैपिटल के साथ। अगर मैं यूनिलेटरल पेमेंट्स की बात करूंगा तो दिस इज कॉल्ड रिपेरेशंस। रिपेरेशंस मैंने आपको बता दिया, दिस इज कॉल्ड कंपनसेशंस। ठीक है जी, वन साइडेड ट्रांसफर होती है, आपको इंडिविजुअली वन साइड कंपनसेशन मिला, आप कुछ पे नहीं कर रहे। एंड द लास्ट वन ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट, ये कहाँ जाएगा, रिजर्व्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। यानी कि ए का ऑप्शन साहब आपका 4th बना और बी का बना 1। आप दिए गए ऑप्शन में सर्च कर सकते हो। वैसे ही मैंने बोला ए का 4 है, तो ये 2 ऑप्शन आपके सामने तैयार है। दोनों में कॉमन क्या है, ए और बी ऑप्शन। डिफरेंस कहाँ ढूंढना था, सी और डी के अंदर। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि सी क्या था हमारा, यूनिलेटर जाएगा साहब रिपेरेशन के साथ, सी के आएगा 3rd, तो यानी कि राइट आंसर मेरा यहां पर रहेगा सी। क्लियर, आई होप आप समझ रहे होगे मेरी बातों को। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द वन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ए टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जब हम डिसइक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसकी आने की वजह क्या क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया साइक्लिकल। अब ये साइक्लिकल क्या होता है, देखो आप हर इकोनॉमी में आप समझते हो यूं साइकिल चलता रहता है साहब। कभी तो हम बूम पे होते हैं, बहुत तेजी पे होते हैं, कभी हम डिप्रेशन में, जैसे अभी हम डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है जो आशंका है।
तो साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम भी एक बहुत बड़ा कारण है, तो यानी इसको हम आंसर बोल सकते हैं। सेकंड दिया गया है आपका सेक्युलर। पूछा क्या गया इसने क्वेश्चन, बेसिकली नॉट ए टाइप, हमें नॉट ढूंढना है, तो साइक्लिकल तो होता है। सेकंड होता है सेक्युलर। अब ये सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब आपके डोमेस्टिक प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो प्रोडक्ट हम इंडिया में बना रहे हैं उसके प्राइस बढ़ गए, सब उसमें इन्फ्लेशन आ गया, चाहे वो कॉस्ट पुल है, समझते हो आप, ठीक है ना, चाहे वो डिमांड पुल है या कॉस्ट पुश है। इन्फ्लेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। कॉस्ट पुश मतलब लागत उसकी बढ़ गई है, डिमांड पुल मतलब उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो प्राइस बढ़ गए किसी तरह से। प्राइस बढ़ने से तो क्या होगा, एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे, तो दूसरी कंट्रीज वाले हमसे माल नहीं मंगवाएंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम। ये भी एक बैलेंस पेमेंट का बहुत बड़ा कारण बनता है। थर्ड आता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट हम इंडिया में बना रहे थे, और सपोज हम एक आईटी को हम बहुत ज़्यादा, हमारा अच्छा कमांड है इंडियंस का, आईटी में हम कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान लो यूएसए के लिए, डॉलर मिल रहा है हमारे को, बट किसी दूसरी कंट्री ने बड़ी चीप इन्वेंशन कर दी, वो सर्विस ने बहुत सस्ती दे दी। मान लो जी हम इंडियन यूएसए को आईटी सर्विसेज दे रहे थे, बट चाइना ने उससे कम रेट कोट कर दिया, तो यूएसए वाले चाइना से लेने लग गए, तो हमारे लिए कौन सा डिसइक्विलिब्रियम आ गया, ये स्ट्रक्चरल। इन्वेंशन ऑफ द चीपर सब्स्टिट्यूट, यानी उसको चीपर सब्स्टिट्यूट मिल गया, वो हमारा प्रोडक्ट नहीं लेगा, हमारी सर्विस नहीं लेगा, दूसरी जगह से ले लेगा। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों ही डिसइक्विलिब्रियम का कारण बनते हैं। जो नहीं बनता, जो आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अंदर, दैट इज कॉल्ड डी, दिस इज कॉल्ड सेक्टरल। सेक्टरल डिसइक्विलिब्रियम, किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ऐसा हो रहा है, तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह नहीं होती, क्योंकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बात करते हैं पूरी इकोनॉमी के लिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, फ्लो ऑफ फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स अफेक्ट। कि साहब आपके पास विदेशों से लोन या इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ये किसको अफेक्ट करेगा, आप देखें, ट्रेड बैलेंस को, करंट अकाउंट के बैलेंस को, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी को, या नन। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, करंट, क्योंकि जब लोन आएगा तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको इनकम आएगी, जब कोई हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा तो हम उसको इनकम देंगे, डिविडेंड के रूप में देंगे, इंटरेस्ट के रूप में देंगे। तो ये सभी इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, हमारे करंट अकाउंट बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द आइटम विच डज नॉट इंक्लूड अंडर द करंट अकाउंट। सी, करंट अकाउंट के अंदर क्या नहीं आता, मुझे नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत आएगी। बाय नेम आप समझ सकते हो राइट आंसर, क्योंकि पूछा क्या गया है, विच डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या नहीं आएगा साहब, एसेट्स नहीं आएंगी, गोल्ड नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। सर्विसेज को लेते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर को लेते हैं, और इन्वेस्टमेंट इनकम को भी लेते हैं। 17 आए स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, जो मैंने वर्ड यूज किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो टोटल होता है उसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और डिस्क्रिपेंसी तीनों को मिला के बनता है। क्वेश्चन है ये आती कहां से है, इसमें क्या क्या आता है, देखो आप, ऑप्शंस आर एस्टिमेट्स, अनरिकॉर्डेड इलीगल ट्रांजैक्शंस, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो हमारा राइट आंसर रहेगा बोथ, ए एंड बी, यानी यूनिलेटरल कोई वजह नहीं है, यूनिलेटरल तो ऑलरेडी करंट अकाउंट में आ चुका होता है ना। अब ये क्या है, एस्टिमेट क्या होता है कि बहुत से फाइनेंशियल फिगर कंट्री के एज ए होल जब हम लगाते हैं एट द एंड, तो कई जगह हमें प्रिडिक्शन करनी पड़ती है, हमें एस्टिमेट यूज करने पड़ते हैं। मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन आपने मार्च एंड में की, उसकी फुल एंड फाइनल पेमेंट अप्रैल में होने वाली है, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल में चला गया, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, रफ एस्टिमेट लगा लेंगे। और कई बार क्या होता है, कुछ इलीगल ट्रांजेक्शन होती हैं जो रिकॉर्डेड नहीं होती, उनको भी हम एरर एंड ओमिशन में लेते हैं। तो इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनता है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। तो ये क्वेश्चन नंबर 17। नाउ कम टू द 18th वन, above the line capital flow. Yes, again an important concept of this chapter. बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम दो तरह के कैपिटल फ्लो की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं एक्यूमुलेटिंग कैपिटल इनफ्लो, और एक हम बात करते हैं साहब दिस इज ऑटोनोमस। इन दो को आपको समझना है पहले। अब ऑटोनोमस कैपिटल फ्लो क्या है, ऑटोनोमस किसको बोलते हैं हम, स्वायत्तता, यानी मैं अपनी मर्जी से बिना किसी बाउंडेशन के
ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ कुछ एजुकेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे आईएम्स है, वो ऑटोनोमस बॉडी है, यानी वो अपना कोर्स करिकुलम खुद बनाता है, अपना फीस स्ट्रक्चर खुद डिसाइड करता है। तो ऑटोनोमस कैपिटल फ्लो क्या होता है, जहां पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज में डील करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक या प्रॉफिट कमाना है। मैं किसी बैलेंस ऑफ पेमेंट को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए फॉरेन में डील नहीं कर रहा, मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। यानी मेरी कोई इंटेंशन बीओपी को अफेक्ट करने की नहीं है, मैं ऑटोनोमसली वो काम कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कैपिटल फ्लो। और जहां पर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंपनसेट करने के लिए बनाते हैं, उसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो। तो जहां पर क्वेश्चन यह पूछा गया था आपसे, एक टर्म आती है अबव द लाइन। अबव द लाइन का राइट आंसर क्या होता है साहब, ऑटोनोमस। ठीक है जी। ऑटोनोमस कैपिटल फ्लो के अंदर हमारा यानी जो कैपिटल का फ्लो हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज प्योरली फॉर प्रॉफिट मेकिंग, इट्स जस्ट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई इंटेंशन हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करने की नहीं है, तो उसको बोलते हैं अबव द लाइन। तो इसके जस्ट अपोजिट एक क्वेश्चन हमने बनाया है 19th, आप देखें इसका ऑप्शन क्या है, दिस इज अबाउट बिलो द लाइन। Below the line capital flow comes from, so right answer will be the accommodating। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके अंदर हमारा कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए किया, दैट वाज कॉल्ड ऑटोनोमस। और जहां हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को कम करने के लिए कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं बिलो द लाइन। क्लियर? चलिए, and the last question of that series is DGCIS। सी, अभी मैंने एक बात की थी यहां पर आपके सामने कि एक वर्ड हमने यूज किया था स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, वो कौन निकालता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये काम करती है। इनफैक्ट इसकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कितना आ रहा है। तो हमने सिर्फ ये पूछा आपसे इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो ये 4 ऑप्शन मैंने क्रिएट किए हैं। राइट आंसर मैं आपको बताऊं, इट इज सी। सी क्या है? DGCIS को क्या बोलते हैं? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। बाकी मिलते जुलते नाम खुद ही क्रिएट किए मैंने। तो मेन आंसर क्या रखना है, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी बॉडी है जो एरर्स एंड ओमिशंस यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो थर्ड एलिमेंट है, पहला करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, जो थर्ड एलिमेंट है हमारा, उसको रिकॉर्ड कौन करती है? ये बॉडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। क्लियर? तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम के चैप्टर के अंदर हमने 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, और मेरी कोशिश रही कि आपको 20 क्वेश्चंस ही ना करवा के आपको पूरे चैप्टर की समरी बताई जाए। तो अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन का बटन जो नीचे दिया गया इसको जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले टाइम में, क्योंकि हम ऑन अ डेली बेसिस नए नए वीडियोस लेके आते हैं, पेपर 2 कॉमर्स के भी और पेपर 1 जनरल के भी, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।